भाई, मेरी बीवी को ना बहुत खतरनाक वाली बीमारी थी, वही साफ सफाई की बीमारी जिसे लोग जर्मोफोबिया कहते हैं। शादी के 3 साल हो गए थे, पर भाई साहब आलम ये था कि अगर मैंने खाने की किसी सब्जी को छू भी दिया तो वो उसे अछूत समझकर हाथ नहीं लगाती थी। पर कल जो मैंने अपनी इन आँखों से देखा ना, मेरे होश उड़ गए। वो अपने नए लड़के असिस्टेंट का झूठा खाना, वो भी आधी कटोरी चावल, ऐसे मजे से खा रही थी जैसे कोई अमृत हो। मैंने वही तमाशा नहीं खड़ा किया, न ही उसे टोका, लेकिन अगले ही दिन मैंने उसकी पूरी कंपनी को एक आलीशान होटल में दावत दे दी। और जब सब खाना खा चुके तो मैंने सबके सामने एक बड़ा सा कटोरा मंगाया। सबका बचा कुचा झूठा खाना उसमें पलटा और अपनी बीवी के सामने रख दिया। मैंने साफ कह दिया, ये पूरा कटोरा एक एक दाना चाट कर खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो सीधे तलाक। कहानी शुरू होती है उसी दिन दोपहर से। अचानक मेरी बीवी शैन का फोन आया कि आज ऑफिस में बहुत काम है, वो लेट हो जाएगी और रात का खाना मेरे साथ नहीं खा पाएगी। चलो कोई बात नहीं। तभी मेरे एक जिगरी यार का फोन आ गया, तो हम दोनों ने प्लान बनाया कि चलो चलकर बढ़िया सा हॉटपॉट खाते हैं। जब हम एक रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहे थे तो मेरे दोस्त ने शीशे वाली खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, अबे देख, वो जो लड़की बैठी है वो तेरी बीवी जैसी नहीं लग रही? मैंने आंखें फाड़ कर देखा। भले ही सिर्फ पीठ दिख रही थी, पर अपनी बीवी को मैं 1 किलोमीटर दूर से पहचान सकता था। वो शैन ही थी और उसके सामने बैठा था उसका नया नवेला असिस्टेंट लियू शिंग, जिसे आए अभी महीना भर भी नहीं हुआ था। वो लड़का थोड़ा मुंह बनाकर अपनी आधी कटोरी एग फ्राइड राइस को देख रहा था, जैसे उसका पेट भर गया हो। और भाई, अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। शैन ने बिना सोचे समझे वो झूठी कटोरी अपनी तरफ खींची और एक एक दाना साफ कर गई। मैं वही बुद्ध बनकर खड़ा रह गया। ये वो औरत है जिसके साथ 3 साल की शादी में मैंने हमेशा अलग बर्तनों में खाना खाया है। एक बार गलती से मैंने अपनी चॉपस्टिक से उसे मछली का टुकड़ा क्या दे दिया था। उसने पूरा खाना और वो मछली का बर्तन वहीं मेरे सामने डस्टबिन में फेंक दिया था। यहाँ तक कि रात को करीब आने के लिए भी उसे सो नखरे और प्रोटेक्शन चाहिए होती थी। इसी चक्कर में आज तक हमारा कोई बच्चा भी नहीं हुआ और आज वो किसी दूसरे मर्द का झूठा खा रही थी। मैं सीधा अंदर गया और उसकी खाली कटोरी को देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, क्यों भाई, स्वाद कैसा था? शैन की आंखों में जो प्यार तैर रहा था वो पल भर में डर में बदल गया। वो हकबकाते हुए बोली, अरे सुनो ना, लियू शिंग का पेट भर गया था और इतना सारा खाना बच गया था। मुझे लगा अन्न का अपमान होगा, बर्बादी होगी, इसलिए मैंने खा लिया। तुम प्लीज कुछ गलत मत समझो। मैंने बिल्कुल शांत रहकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुमने तो कहा था आज ऑफिस में बहुत काम है, इतनी जल्दी काम खत्म हो गया? अभी शैन कुछ बोलती उससे पहले ही वो चमचा लियू शिंग बीच में कूद पड़ा। शॉ साहब, आपने कभी कॉर्पोरेट में काम नहीं किया ना, इसलिए आपको पता नहीं है। प्रोजेक्ट्स में ऐसे अचानक बदलाव होते रहते हैं, ये बहुत नॉर्मल है। मैंने उस लड़के की तरफ देखा और कड़क आवाज में कहा, मैंने तुझसे पूछा क्या? तू बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है? लियू शिंग का चेहरा तुरंत ऐसा बन गया जैसे उस पर कितना बड़ा जुल्म हो गया हो। शैन ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और बोली, चलो ना यार, छोड़ो भी, छोटा लड़का है, भूखा था तो मैं इसे खाना खिलाने ले आई, ऑफिस का बंदा है, ऐसे मत डराओ उसे। तभी लियू शिंग ने धीरे से शैन का पल्लू खींचा और बोला, मैम मेरा पेट भर गया है, आप मुझे घर छोड़ देंगी? इस टाइम कैब मिलना बहुत मुश्किल होता है। शैन ने मेरी तरफ देखा, सुनो, तुम गुस्सा तो नहीं होना? अगर तुम कहो तो मैं इसे घर ड्रॉप कराऊं? मैंने कोई नखरा नहीं किया, हंसकर बोला, हाँ जाओ, छोड़ आओ। वो दोनों तो तुरंत पीठ दिखाकर ऐसे भागे जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। मैंने भी दिल पर पत्थर रखा, अपने दोस्त के साथ खाना खाया और घर आ गया। अगले दिन ऑफिस बंद होने के ठीक पहले मैं सीधे उसकी कंपनी के मैनेजमेंट वाले केबिन में घुस गया और जोर से बोला, चलो भाई सब लोग, आज का काम बंद करो, आज सब जल्दी घर चलेंगे और मेरी तरफ से सबको ग्रैंड पार्टी। लेकिन ऑफिस का एक भी बंदा अपनी सीट से नहीं हिला, सब चुपचाप बैठे रहे जब तक कि शैन ने खुद नहीं कह दिया, ठीक है आज सब लॉग ऑफ कर लो। तब जाकर सबने अपना काम छोड़ा और मेरे साथ होटल की तरफ चल दिए। पार्टी में सबने दबाकर खाया पिया। जब आखिरी बंदे ने भी अपनी चॉपस्टिक रख दी तो मैंने पूछा, हाँ भाई, सबका पेट भर गया? सबने हाँ में सिर हिलाया। तभी मैंने वेटर को इशारा करके एक बहुत बड़ा कटोरा मंगाया और उसे सीधे शैन के सामने टेबल पर रख दिया। फिर मैं खड़ा हुआ और पूरी टेबल पर जितने भी लोग बैठे थे उनकी प्लेटों का बचा कुचा सब झूठा खाना समेटकर उस बड़े कटोरे में डाल दिया। शैन मुझे फटी आंखों से देखने लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, लो भाई खाओ, तुम्हें अन्न की बर्बादी से बहुत बुरा लगता है ना, तो आज अपने इस पूरे स्टाफ का झूठा खाना खाकर पुण्य कमाओ। कमरे का माहौल एकदम भारी हो गया। शैन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वो फुसफुसाई, सुनो, मेरा पेट भरा हुआ है। मैंने कोई दलील नहीं सुनी। मैं चिल्लाया, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। आज अगर ये कटोरा खत्म नहीं हुआ तो तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। तभी वो असिस्टेंट लियू शिंग फिर से बीच में नेता बनने आ गया। शॉ साहब, आप 3 साल से घर पर बैठे हैं, फूटी कौड़ी नहीं कमाते, ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, कपड़े शॉपिंग सब मैम के पैसों पर होती है और आज आप एक छोटी सी बात के लिए मैम की इज्जत सरेआम नीलाम कर रहे हैं।
कितने बदतमीज हैं आप। मैंने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए शैन से कहा, खाओ बीवी जी खाओ। जब लियू शिंग का झूठा खाना अमृत लग सकता है तो बाकी एम्प्लॉयज के झूठे से क्या परहेज। यहाँ भी भेदभाव करोगी क्या। शैन ने एक बार मुझे देखा, फिर उस घिनौने कटोरे को देखा। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार चम्मच उठाई और ठूंसना शुरू कर दिया। ये देखकर लियू शिंग से रहा नहीं गया, वो रोने लगा। मैम मत खाइए, आपका पेट खराब हो जाएगा। आप इसकी बातें क्यों मान रही है। ये आदमी जो खुद एक ढेला नहीं कमाता, इसकी क्या औकात की आपको हुक्म चलाए। मत खाइए मैम, इसे आपकी फिक्र नहीं है पर मुझे आपकी बहुत फिक्र है। मैंने कहा, अच्छा दूसरों की बीवी की इतनी फिक्र है तो एक काम कर, ये कटोरा तू खाली कर दे। वो तुरंत पीछे हटा। मेरा पेट छोटा है, मैं नहीं खा सकता। आप जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा, तो फिर अपना मुंह बंद रख। और मैंने शैन को दूसरी चॉपस्टिक थमा दी। वो बेचारी रोते रोते बिना चबाए खाना निगलने की कोशिश कर रही थी, पर आखिरकार उसका पेट जवाब दे गया। वो वही झुकी और उसने सारा खाना टेबल पर ही उगल दिया। लियू शिंग तो पागलों की तरह रोने लगा। वो शैन की पीठ थपथपाने लगा और मुझ पर उंगली उठाकर चिल्लाया, तुम जैसे घटिया इंसान को तो मैम का पति होने का कोई हक ही नहीं है। तुम उनके काम में मदद तो कर नहीं सकते, ऊपर से अपनी बदतमीजियों से उन्हें बीमार कर रहे हो। मैंने कहा, अच्छा मैं डिजर्व नहीं करता तो तू करेगा। अब सीधा जगह लेने का प्लान है क्या। वो सक्काकर बोला, मेरा और मैम का रिश्ता बिल्कुल साफ है, हम सिर्फ साथ काम करते हैं। बकवास मत करो। मैंने कहा, अच्छा सबूत दे, अपनी नौकरी से अभी के अभी इस्तीफा दे दे। वो बोला, मैं क्यों दूं, मैं अपना काम बढ़िया कर रहा हूँ। तभी उल्टी करते करते आंखों में आंसू लिए शैन बीच में बोल पड़ी, लियू शिंग तुम कल से ऑफिस मत आना, यू आर फायर्ड। लियू शिंग सन्न रह गया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और वो कांपती आवाज में बोला, मैम। पर तभी शैन, जिसने आज तक मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, वो अचानक टेबल पर हाथ मारकर खड़ी हो गई और मुझ पर चिल्लाई, शुआन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एम्प्लॉय को नौकरी से निकालने की। तुम्हारी कोई औकात नहीं है यहाँ। मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। मैं सीधा लियू शिंग के पास गया और खींचकर उसके गाल पर 2 करारे थप्पड़ जड़ दिए। साले बेशरम। फिर मैंने शैन से कहा, हाँ कंपनी में मेरा कोई पद नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन तेरा पति होने के नाते इस बदतमीज को थप्पड़ मारने का पूरा हक है मुझे। शैन ने तुरंत रोते हुए लियू शिंग को अपने सीने से लगा लिया और मुझ पर दहाड़ी, शुआन तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। शायद पहले जब मैंने उसे झूठा खाते पकड़ा था तो उसके दिल में थोड़ी बहुत शर्म या गिल्ट था, पर अब वो शर्म पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो गुस्से में बोली, शायद मैंने ही तुम्हें बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, इसीलिए तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। आज के बाद तुम्हारे सारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड ब्लॉक, ये तुम्हारी सजा है। लियू शिंग ने वहीं से सुबकते हुए आग में घी डाला। मैम ये तो गलत बात है, आज की पार्टी तो शॉ साहब की तरफ से थी ना। अब जब आपने इनके सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं तो ये बिल कैसे चुकाएंगे। यहाँ का बिल कम से कम हजारों लाखों में होगा। अगर ये पैसे नहीं दे पाए तो इन्हें पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएंगे। शैन ने एक लंबी सांस ली और मुझसे बोली, शुआन तुम अभी लियू शिंग से माफी मांगो तो मैं आज की बात यही रफा दफा कर दूंगी। मैंने हंसकर कहा, अबे तू पागल हो गई है या मेरा दिमाग खराब हुआ है। मैं इस 2 कौड़ी के इंसान से माफी मांगूंगा। लियू शिंग तुरंत बेचारा बनते हुए बोला, मैम प्लीज मेरी वजह से आप दोनों आपस में मत लड़िए। मैं तो एक मामूली सा असिस्टेंट हूँ, थोड़ा बहुत सह लूंगा। शॉ साहब सब मेरी ही गलती है, आप मैम पर गुस्सा मत होइए, मैं ही आपसे माफी मांग लेता हूँ। वो ये नाटक करते हुए मेरा हाथ पकड़ने आया, पर भाई साहब उसने कपटी तरीके से मेरी कलाई पर इतनी जोर से अपने नाखून गड़ाए कि मेरी चीख निकल गई। मैंने दर्द के मारे उसे झटके से दूर धकेला। चल हट पीछे। सच कहूँ तो मैंने ज्यादा ताकत भी नहीं लगाई थी, पर वो साला ऐसा हवा में उड़ा जैसे किसी फिल्म का स्टंटमैन हो। वो सीधे जाकर खाने की टेबल पर गिरा और अपने साथ सारे कांच के बर्तन, प्लेटें और कटोरियां जमीन पर गिराकर चकनाचूर कर दिया। शुआन तुम जानवर हो चुके हो। शैन चीखी और उसने घूमकर मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। मेरा चेहरा एक तरफ घूम गया। मैंने अपने होठों पर आए खून को जीभ से चाटा। उस कड़वे स्वाद के साथ ही अचानक मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया। मैंने शांत होकर कहा, तू अंधी है क्या। उसने मुझे जोर से काटा और जानबूझकर खुद को नीचे गिराया है। वो नौटंकी कर रहा है। पर शैन ने मेरी एक नहीं सुनी। उसने लियू शिंग को जमीन से उठाया और उसके हाथ से बहते खून को साफ करने के लिए अपनी जेब से वो सिल्क का स्कार्फ निकाला जो मैंने उसे उसके जन्मदिन पर दिया था। उस स्कार्फ पर उसका नाम मैंने खुद अपने हाथों से कढ़ाई करके लिखा था। आज वो नाम उस लड़के के खून से लाल हो चुका था। चलो यहाँ से। शैन ने लियू शिंग के कंधे पर हाथ रखा और बिना मेरी तरफ मुड़कर देखे वो कमरे से बाहर निकल गई। बाकी के स्टाफ वाले भी कतराकर कोई न कोई बहाना बनाकर पतली गली से खिसकने लगे। सब के सब इतनी फुर्ती से भागे कि देखते ही देखते वो बड़ा सा कमरा बिल्कुल खाली हो गया। अब वहाँ सिर्फ मैं अकेला बचा था। तभी वेटर ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर आकर बोला, सर बिल का पेमेंट कर दीजिए। मैंने जेब से अपना कार्ड निकाला और वेटर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो
कर लो भाई। उसने मशीन में कार्ड स्वाइप किया पर स्क्रीन पर लिख कर आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस। वेटर बोली, सॉरी सर, ये कार्ड काम नहीं कर रहा। मैंने बिना सोचे समझे दूसरा कार्ड थमा दिया पर उसका भी वही हाल। भाई साहब, मैंने एक एक करके अपने सारे 7 के 7 कार्ड आजमा लिए पर किसी में 1 रुपया नहीं था। वो शैन सच में बहुत चालू निकली। उसने मेरे सारे बैंक अकाउंट और कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए थे। वेटर मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे मैं कोई चोर हूँ। वो बोली, सर आपके पास पेमेंट करने का कोई और तरीका नहीं है क्या? मैंने तुरंत अपने उसी जिगरी यार को फोन लगाने की कोशिश की पर पता नहीं वो किस दुनिया में खोया हुआ था। न मेरा फोन उठा रहा था और न ही व्हाट्सएप का कोई रिप्लाई दे रहा था। मैंने वेटर से कहा, अरे तुम फिक्र मत करो, मैं बिल चुका दूंगा। पर वेटर का सब्र अब टूट चुका था। उसने तुरंत अपना वॉकी टॉकी निकाला और बोली, ओह मिस्टर मैनेजर, जरा इधर आइए। केबिन नंबर 5 में एक बंदा बिना पैसे दिए भागने की फिराक में है। कुछ ही मिनटों में होटल का मैनेजर 2 पुलिस वालों को लेकर अंदर धमक गया। पुलिस वाले बोले, हाँ भाई साहब, जरा हमारे साथ थाने चलिए। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर पुलिस वालों के सामने तो मेरी हर बात सिर्फ एक बहाना लग रही थी। आखिरकार वो मुझे पकड़कर थाने ले गए और मेरी खातिरदारी शुरू हुई, यानी डायरी में नाम पता लिखा जाने लगा। तभी मेरे दोस्त का फोन आया। मैंने उसे सब बताया और 20 मिनट बाद वो हांफते हुए थाने पहुंचा, बिल के पैसे भरे और तब जाकर मेरी जान में जान आई। सोचो यार, मैं पूरे फ्यू ग्रुप का इकलौता वारिस और एक मामूली होटल का बिल न चुका पाने के चक्कर में मुझे पुलिस थाने की हवा खानी पड़ी। ये बात अगर मार्केट में फैल गई तो लोग हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। मेरा सपना तो बस इतना था कि एक अच्छा पति बनूं और अपनी बीवी को, जिसे बिजनेस वुमन बनने का बड़ा शौक था, पूरा सपोर्ट करूं। पर मुझे क्या पता था कि जिस शैन को मैंने खुद अपने हाथों से आसमान की बुलंदियों पर बिठाया, वो ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले मेरी ही गर्दन नापेगी। जब मैं वापस घर पहुंचा तो दरवाजे पर ही एक मर्दानी चमड़े के जूते की जोड़ी दिखाई दी। ये वही जूते थे जो आज ऑफिस में लियू शिंग ने पहन रखे थे। शैन ने जैसे ही मेरे आने की आहट सुनी, वो बेडरूम से बाहर आई और हमारी नजरें मिली। मैंने उससे एक शब्द नहीं कहा, सीधा बेडरूम की तरफ लपका। अंदर का नजारा देखकर तो मेरा खून खौल गया। वो साला लियू शिंग बिना शर्ट के सिर्फ शैन का नाइट पैंट पहने खड़ा था। वो पैंट उस पर इतनी छोटी और टाइट लग रही थी कि क्या बताओ। वो आराम से अपने बाल सुखा रहा था। साफ समझ आ रहा था कि अभी अभी नहाकर निकला है। वाह भाई शैन, यहाँ तुम्हारा पति मुसीबत में फंसने ही वाला था और तुम अपने ऐशोआराम के लिए अपने असिस्टेंट को घर लाकर नहला रही हो। मैंने तंज कसते हुए कहा, वाह शैन, तुम तो कमाल हो यार। वो तुरंत बात काटने लगी, देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लियू शिंग के कपड़े गंदे हो गए थे और ये होटल हमारे घर के पास ही था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई ताकि ये नहाकर कपड़े बदल सके। वो ये बात इतने हक से बोल रही थी जैसे गुनाह मैंने किया हो और वो बिल्कुल पाकसाब हो। मैंने कहा, अच्छा तुम्हें तो बहुत सफाई की बीमारी थी ना, हमारे कपड़े तक तुम अलग वॉशिंग मशीन में धोती हो और आज ये तुम्हारे कपड़े पहनकर घूम रहा है। मतलब तुम्हारी ये सफाई वाली नौटंकी सिर्फ मेरे लिए थी क्या? तभी वो चमचा लियू शिंग फिर से अपनी झूठी और मासूम शक्ल बनाकर बीच में कूद पड़ा। सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैम ने कहा कि ये पैंट वो मुझे गिफ्ट कर रही है क्योंकि वो इसे अब खुद कभी नहीं पहनेंगी। मेरा दिमाग घूम गया। अबे साले, मैंने तुझसे पूछा क्या? जब हम यहाँ बीवी बात कर रहे हो तो तू बीच में अपनी टांग क्यों अड़ाता है रे? लियू शिंग का मुंह फिर से रोने जैसा हो गया। मैं तो बस इसलिए बोल रहा था ताकि आपके बीच कोई गलत फहमी न हो। शौसर, आप तो बहुत दयालु है ना। शैन चिल्लाई, श्वान अब बहुत हो गया। होटल में तमाशा करके पेट नहीं भरा जो अब घर आकर भी शुरू हो गए। मैंने कहा, क्या ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ? लियू शिंग ने सुबकते हुए शैन से कहा, रहने दीजिए मैम, आखिर वो आपके पति है, मैं तो एक मामूली असिस्टेंट हूँ। अगर मुझे 2 बातें सुननी भी पड़े तो कोई बात नहीं। शैन ने कहा, ये मेरा पति है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये तुम पर रौब झाड़ेगा। उन दोनों को अपने ही घर में मेरे सामने ये रासलीला रचाते देख मेरा दिल पूरी तरह खट्टा हो गया। मैंने ठंडे लहजे में कहा, शैन चलो आ जाओ, अब तलाक लेते हैं। मेरी ये बात सुनकर शैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चौंक कर बोली, क्या कहा तुमने? मैंने कहा, क्या सुनाई नहीं दिया या बहरी हो गई हो? मैंने कहा, तलाक तलाक तलाक। वो गुस्से में तमतमा कर बोली, मैं मुसलमान नहीं हूँ, सिर्फ इतनी सी छोटी बात के लिए तुम मुझसे तलाक लोगे? मैंने कहा, तुम्हें ये छोटी बात लगती है? मैं अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द की सेवा करते नहीं देख सकता। मुझे अब इस रिश्ते से घिन आती है। वो चिल्लाई, ठीक है, तुम्हें तलाक चाहिए ना, तो याद रखना तुम्हें इस घर और मेरी फूटी कौड़ी से एक चवन्नी नहीं मिलेगी। तुम इसी वक्त खाली हाथ इस घर से बाहर निकलोगे। मेरे पैसों और इस आलीशान बंगले के बिना तुम सड़कों पर भीख मांगोगे, याद रखना। उसने उसी गुस्से में तुरंत अपने वकील को फोन घुमाया और तलाक के कागजात तैयार करने को कहा। कुछ ही देर में कोट पैंट पहने वकील साहब तलाक के पेपर लेकर हाजिर हो गए। मैंने बिना एक पल गवाए सीधे अपने दस्तखत ठोक दिए। मुझे साइन करते देख शैन ने भी बिना सोचे समझे अपने साइन कर दिए। ये देखकर लियू शिंग के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आ गई जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो लड़का मेरे पास आकर तंज कसने लगा, शौस साहब, अब जब आपका मैम से तलाक हो गया है तो डर इस बात का है कि आपको 2 वक्त की रोटी नसीब होगी या नहीं।
मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई। तू चुपचाप इस घर से दफा हो जा। वो सीना चौड़ा करके बोला, मैं क्यों जाऊँ भाई? जब मैम ने मुझे नहीं निकाला तो तुम कौन होते हो? और वैसे भी ये घर तो मैम का है। मैंने कहा, भले ही पेपर पर साइन हो गए हो, पर अभी तक कोर्ट से तलाक की डिक्री नहीं मिली है। कानूनी तौर पर मैं अभी भी इस घर का मालिक हूँ, इसलिए सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, गेट आउट। तभी शैन बीच में आ गई। ये घर मेरा है, अगर किसी को बाहर जाना है तो वो तुम हो। और उसने तुरंत घर के नौकरों को आवाज दी और मेरा सारा सामान पैक करवा कर बाहर फेंकवा दिया। देखते ही देखते बंगले के आलीशान गेट के बाहर मेरे सामान का एक बड़ा सा पहाड़ लग गया, पर मैं बिल्कुल शांत था। मैंने बिना किसी घबराहट के अपना फोन निकाला और अपने एक फैमिली ग्रुप पर एक छोटा सा मैसेज डाल दिया, चाचा जी मेरा तलाक हो गया है और शैन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। भाई साहब, वो मैसेज पोस्ट होते ही उस ग्रुप में जैसे भूचाल आ गया। धड़ाधड़ मैसेजेस की बरसात होने लगी। क्या उस शैन की इतनी हिम्मत कि हमारे लाडले भतीजे के साथ ऐसा बर्ताव करे? लगता है उसके अच्छे दिन कुछ ज्यादा ही चल गए हैं। वो भूल गई है कि उसकी औकात क्या है। जिस तरह हमने उसे उस कुर्सी पर बिठाया था, उसी तरह अब उसे खींचकर जमीन पर पटकेंगे। हमारे श्वान के साथ ऐसा धोखा, लगता है उसकी मौत आई है। सब शांत हो जाओ और सीधे एक्शन में लग जाओ। तभी लियू शिंग घर के दरवाजे पर आकर मुझसे मजे लेने लगा। अरे शॉ साहब, अभी तक गए नहीं? क्या हुआ? इस आलीशान महल को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा? वैसे सही भी है। अब बाहर निकलने के बाद इस आलीशान बंगले को अंदर से देखना तो दूर, बाहर से एक झलक देखना भी नसीब नहीं होगा आपको। वो अभी अपनी इस घटिया खुशी का मजा ले ही रहा था कि अचानक दूर से कोर्ट और जांच एजेंसी की गाड़ियां हूटर बजाती हुई इसी तरफ आती दिखाई दी। गाड़ियों को सीधे बंगले के सामने आकर रुकते देख शैन और लियू शिंग दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। गाड़ी से उतरे अफसरों ने सीधे कहा, हम कानून के दायरे में इस पूरे बंगले को सील कर रहे हैं। इसके अंदर से एक भी सामान बाहर नहीं जाएगा। और उन्होंने तुरंत मेन गेट पर सरकारी सील की पट्टी चिपका दी। शैन अफसरों के सामने आकर रास्ता रोकते हुए चिल्लाई, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर को सील करने की? आपको यह हक किसने दिया? तभी एक बड़े अफसर ने आगे बढ़कर अपना आई कार्ड और कोर्ट का वारंट उसके चेहरे के सामने लहराया। ये हमारा सरकारी आदेश है। हमारे पास शिकायत आई है कि आपने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके सरकारी और कंपनी के पैसों का बहुत बड़ा घोटाला किया है। कानून के मुताबिक आपकी इस कोठी के साथ साथ आपके नाम के सारे बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी तुरंत फ्रीज किए जाते हैं। शैन के होश उड़ गए। ये नामुमकिन है। मेरी शिकायत किसने की? क्या सबूत है आपके पास? अफसर ने ठंडे लहजे में कहा, ये शिकायत किसी एक ने नहीं बल्कि पीयू ग्रुप के सभी बड़े अधिकारियों और बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर की है। और हमारे पास ऐसे पुख्ता सबूत है जो आपको बहुत लंबे समय के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए काफी है। शैन बड़बड़ाने लगी। सारे अधिकारियों ने मिलकर शिकायत की। ये नहीं हो सकता। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया तो उधर से कंपनी के एक बड़े अधिकारी की आवाज आई, शैन जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सर्वसम्मति से आपको आपके पद से हटा दिया गया है। आप तुरंत प्रभाव से सस्पेंड की जाती है। शैन चिल्लाई, क्या बकवास है? वो मुझे कैसे निकाल सकते हैं? पर उधर से फोन कट चुका था। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ टहलने लगी। लियू शिंग डर के मारे कांपते हुए बोला, मैम ये सब क्या हो रहा है? ये अचानक आपका घर क्यों सील हो गया? जरूर इसके पीछे किसी ने कोई बहुत बड़ी चाल चली है। शैन गुस्से में फुसफुसाई, ये बूढ़े डायरेक्टर्स तो हमेशा मेरी उंगलियों पर नाचते थे, आज अचानक सब मेरे खिलाफ कैसे हो गए? इसमें जरूर कोई डर्टी गेम है। तभी ठीक उसी वक्त मुझे लेने के लिए एक चमचमाती हुई महंगी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक पर्सनल ड्राइवर बाहर निकला। उसने झुककर अदब से कहा, छोटे मालिक, माफी चाहता हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं थी। यहाँ बड़ा मजेदार ड्रामा चल रहा था, वही देख रहा था। फिर मैंने अपने सामान की तरफ इशारा करते हुए ड्राइवर से कहा, ये फालतू सामान यही रहने दो, बस ये 2-4 जरूरी चीजें गाड़ी की डिक्की में डाल लो। ये सब देखकर शैन फटी आंखों से मुझे देखने लगी। तुम्हारे पास अपनी गाड़ी और पर्सनल ड्राइवर है और ये तुम्हें छोटे मालिक क्यों बोल रहा है? मैंने हंसते हुए कहा, शैन, तुमसे शादी करने से पहले भी मैं एक बहुत बड़े खानदान का वारिस यानी छोटे मालिक ही था। तुम्हें क्या लगा था मेरे पिता ने इस कंपनी की कमान तुम्हारे हाथों में क्या सौंपी? तुम खुद को फ्यू ग्रुप की असली मालकिन समझ बैठे। अरे भोली लड़की, फ्यू ग्रुप का असली मालिक आज भी शॉ परिवार ही है। तुम्हें सच में ऐसा लगा कि तुम एक मैनेजिंग डायरेक्टर होकर मुझे, जिसके पास इस कंपनी के पूरे 50% शेयर्स हैं, कंपनी से और अपनी जिंदगी से बाहर धकेल दोगी? शैन का चेहरा पीला पड़ गया। वो हकलाते हुए बोली, क्या फ्यू ग्रुप के आधे शेयर्स तुम्हारे पास है? ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, तो और क्या, मेरे पिता इतने बेवकूफ नहीं थे कि वो अपनी पूरी कंपनी के शेयर्स किसी बाहरी और दिमाग से हिली हुई औरत के नाम कर देते। तुम्हारे पिता ने मरते वक्त अपनी वसीयत में लिखा जरूर था कि तुम्हारे 3 साल का कार्यकाल पूरा होते ही उनके हिस्से के शेयर्स तुम्हें मिल जाएंगे, और पिछला महीना ही वो टाइम था। वो चिल्लाई, हाँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो लागू हो चुका है ना? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अरे दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? उस वसीयत और शेयर्स के ट्रांसफर के लिए मेरे दस्तखत की जरूरत थी, और जब तक मैं साइन नहीं करूंगा
वो पेपर सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है। और हाँ, शायद तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट की बारीक लाइनें नहीं पढ़ी। उसमें साफ लिखा था कि अगर हमारा तलाक होता है तो वो वसीयत उसी वक्त खारिज हो जाएगी और वो सारे शेयर सीधे मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएंगे। शैन गुस्से और सदमे में चीखी, अच्छा तो तुम बाप बेटे ने मिलकर मेरे खिलाफ ये साजिश रची थी? मैंने इतने सालों तक तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाले गुलाम की तरह काम किया, दिन रात एक किया, और आखिरकार मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैंने उसकी बात काटी और मुस्कुराकर लियू शिंग की तरफ देखा। अरे ऐसा मत कहो शैन, तुम्हें बहुत कुछ मिला है, जैसे कि तुम्हारा ये प्यारा असिस्टेंट लियू शिंग। भाई, तूने जो ये सोचा था कि तू यहाँ की मल्लिका बन जाएगी और इस चिकने लड़के को अपना राजा बना लेगी, ये सपना तो अब भूल ही जा। मेरी ये बात सुनते ही शैन का चेहरा गुस्से और सदमे से एकदम हरा नीला पड़ गया, पर मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने आगे कहा, वैसे शैन, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। कम से कम 3 साल तक तुमने ऐश की जिंदगी तो काटी। बाहर की दुनिया को यही लगता था कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहा हूँ, पर सच तो ये है कि तुम और तुम्हारा ये पूरा ऑफिस मेरे शॉप परिवार के पैसों पर पल रहे थे। तुम जैसी बाहर से आई लड़की को कायदे में रहना चाहिए था, पर 3 साल क्या तुम मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठ गई? तुमने खुद को इस साम्राज्य का भगवान समझ लिया। एक बात गांठ बांध लो, तुम मेरे शॉप परिवार की सिर्फ एक नौकर थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आज मैं शुआन तुम्हारे पीछे खड़ा न होता ना, तो तुम आज भी किसी मामूली कंपनी में फाइलें दबाकर क्लाइंट्स के पीछे भाग रही होती। मैंने चैन की सांस लेते हुए आगे कहा, शुरुआत में मुझे तुम्हारा काम करने का तरीका पसंद आया था। मुझे लगा कि तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम मेरे इस बड़े बिजनेस को संभाल सकती हो। ऊपर से तुम्हारी शक्ल सूरत भी ठीक ठाक थी। कम से कम उन बाजारी लड़कियों से तो तुम लाख गुना साफ सुथरी थी। अगर तुम तमीज से मेरी बीवी बनकर रहती तो जो तुम मांगती मैं वो सब तुम्हारे कदमों में रख देता, पर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। शैन का चेहरा पल पल काला पड़ता जा रहा था और मैं उसे और तड़पाते हुए बोला, तुम्हें ना थोड़ा और नाटक करना चाहिए था। अगर तुम कुछ महीने और शरीफ होने का ढोंग कर लेती तो शायद मैं उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता। एक बार तुम्हें कंपनी के शेयर्स मिल जाते तो फिर तुम्हें इस कुर्सी से नीचे खींचने में मुझे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती। पर तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुम में सब्र नहीं था। तुम इतनी जल्दी अपने असली रंग में आ गई कि अपना मुखौटा संभाल ही नहीं पाई। मेरी ये बातें सुनकर शैन का दिमाग सुन्न हो गया। वो हकलाते हुए बोली, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे नौकरी से निकाला है, क्या वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है? मैंने हंसकर कहा, और नहीं तो क्या, कंपनी के जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं ना, वो सब मेरे पिता के जमाने के हैं। उन्होंने मेरे डैड के साथ मिलकर अपनी आधी जिंदगी इस कंपनी को खड़ा करने में लगा दी। वो मेरे पिता के पक्के यार हैं और मुझे अपने सगे भतीजे की तरह मानते हैं। वो जो आज तक तुम्हारी हर बात पर जी हुजूर करते आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इज्जत की वजह से था। तुम्हें क्या लगा था कि वो तुम्हारी इस तेवर और अक्ल के गुलाम थे? अरे वो सब सिर्फ इसलिए चुप थे क्योंकि तुम शॉ परिवार की बहू बनकर आई थी, वरना तुम्हारी जैसी मामूली लड़की की क्या औकात जो इस शहर के इतने बड़े बड़े दिग्गजों को अपनी उंगलियों पर नचा सके। तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। अब शैन पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगी। उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ वो असिस्टेंट लियू शिंग अभी तक हवा का रुख समझ ही नहीं पा रहा था। वो रोतलू सा मुंह बनाकर बोला, मैम ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? ये फ्यू ग्रुप शॉ परिवार का कैसे हो गया और इसके पास कंपनी के इतने सारे शेयर्स कहाँ से आए? मैंने उस लड़के की तरफ देखा और ठहाका मारकर हंसा। लियू शिंग, तू जब इस कंपनी में भर्ती हुआ था तो क्या कंपनी का इतिहास पढ़कर नहीं आया था? लगता है तेरी ट्रेनिंग बहुत ही रद्दी तरीके से हुई है। अगर तूने थोड़ी भी पढ़ाई की होती तो तुझे पता होता कि फ्यू ग्रुप के मालिक और फाउंडर का नाम शॉ हान था, जो कि मेरे स्वर्गीय पिता थे। ये सुनते ही लियू शिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह ऐसा खुला का खुला रह गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी ये हालत देखकर मैंने मजे लेते हुए कहा, क्यों भाई, तू तो कह रहा था कि मेरी कोई औकात नहीं है तुझे नौकरी से निकालने की। फिर मैंने शैन की तरफ देखकर कहा, और तुमने भी तो कहा था कि मुझे तुम्हारे एम्प्लॉय को निकालने का कोई हक नहीं है। तो सुन लो, कल सुबह मैं ऑफिस आ रहा हूँ और कंपनी के नए चेयरमैन के रूप में कमान संभाल रहा हूँ। कल मैं पूरी कंपनी के बड़े अफसरों के सामने तुम दोनों को लात मारकर बाहर निकालूंगा। और सिर्फ यही नहीं, मैं पूरे बिजनेस मार्केट में तुम दोनों के नाम का ब्लैकलिस्ट वारंट जारी करूंगा। जिस भी कंपनी का हमारे फ्यू ग्रुप से छोटा सा भी नाता होगा, वो तुम दोनों को चपरासी की नौकरी पर भी नहीं रखेगा। ये अंजाम है मुझसे पंगा लेने का। लियू शिंग ये सुनते ही बुरी तरह डर गया और शैन का हाथ पकड़कर रोने लगा। मैम, ये शुआन सिर्फ हमें डराने के लिए झूठ बोल रहा है ना? इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये पूरे मार्केट में हमें बैन करवा सके। मैम, आप कंपनी से बाहर नहीं जाओगी ना? लेकिन तब तक शैन का चेहरा गुस्से से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो कांपती आवाज में बोली, सुनो शुआन, हमें आराम से बैठकर बात करनी चाहिए। मैंने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, बस अपना मुंह बंद रखो। जब हम दोनों ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए हैं तो मुझे सुनो या पति कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो शैन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, भले ही हमने पेपर पर साइन कर दिए हैं, पर अभी कोर्ट से कानूनी तलाक तो नहीं हुआ ना। हम अभी भी पति पत्नी हैं। और सुनो ना,
मैं तो बस तुम्हें थोड़ा डराना चाहती थी। मेरा सच में कोई इरादा नहीं था तुमसे अलग होने का। मैंने हंसकर कहा, वाह हाँ, तुम मुझे डराने के लिए मेरा सारा सामान घर से बाहर फेंकवा देती हो, मेरे सारे बैंक कार्ड्स ब्लॉक करवा देती हो ताकि मैं होटल का बिल न दे पाऊँ और पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाए। ये तुम्हारा डराने का तरीका था? वो गिड़गिड़ाने लगी। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अभी फोन करके तुम्हारे सारे कार्ड्स चालू करवा देती हूँ। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे उन भीख के कार्ड्स की अब कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी कानून ने तुम्हारी सारी संपत्ति फ्रीज कर दी है, तो तुम्हारे वो कार्ड्स अब खुद एक रद्दी का टुकड़ा बन चुके हैं। ये कहते ही मैंने अपनी जेब से वो सारे पुराने कार्ड्स निकाले और एक एक करके शैन के चेहरे पर दे मारे। ये लो, संभालो अपनी जागीर। इसके बाद मैं मुड़ा और सीधे मुझे लेने आई उस लग्जरी गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही मैं गाड़ी का दरवाजा बंद करने लगा, शैन पागलों की तरह दौड़ कर आई और खिड़की पर हाथ मारने लगी। श्वान, प्लीज गाड़ी से नीचे उतरो, मत जाओ, हमें बात करनी होगी। पर मेरी गाड़ी के दरवाजे पहले ही लॉक हो चुके थे। गाड़ी ने तेज रफ्तार पकड़ी और धूल उड़ाती हुई वहाँ से निकल गई। शैन बीच सड़क पर अकेली बेबस होकर रोती रह गई। ड्राइवर मुझे सीधे हमारे पुश्तैनी घर यानी शॉ परिवार की पुरानी हवेली ले आया। ये प्रॉपर्टी मेरे पिता ने खास मेरे लिए छोड़ी थी। ये जगह शैन के उस बंगले से कई गुना बड़ी, आलीशान और शहर के सबसे महंगे इलाके में थी। इसकी बनावट किसी पुरानी यूरोपीय कला के महल जैसी थी, जहाँ हमारी सेवा के लिए 30 से ज्यादा नौकर चाकर हमेशा तैनात रहते थे। माली, शेफ, हाउसकीपिंग, पर्सनल बॉडीगार्ड और हमारा पुराना वफादार मैनेजर। ये जगह जितनी आरामदायक थी उतनी ही सुरक्षित भी थी। रात को जब मैं उस मखमली बिस्तर पर लेटा तो नई जगह होने की वजह से मुझे जल्दी नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगी। जब मैं पहली बार शैन से मिला था, वो उस समय कॉर्पोरेट की दुनिया में बिल्कुल नई थी, एक अदनी सी स्ट्रगलर। एक बार अपनी कंपनी की कोई डील पक्की करने के लिए वो इतनी दीवानी हो गई थी कि उसने एक बड़े मैनेजर की चलती गाड़ी के आगे छलांग लगा दी थी। गाड़ी से टक्कर खाकर वो नीचे गिरी, पर बिना दर्द की परवाह किए वो तुरंत लड़खड़ाते हुए उठी और उस मैनेजर के सामने हाथ जोड़कर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की फाइल दिखाने लगी। मुझे उसकी यही लगन और आगे बढ़ने की भूख पसंद आ गई थी। मुझे लगा कि ये लड़की मेरे इतने बड़े बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल सकती है, जिससे मैं अपनी आजाद जिंदगी जी सकूंगा, दुनिया घूमूंगा, गार्डनिंग करूंगा और आराम से सुकून की नौकरी करूंगा। और सच कहूँ तो मेरा अंदाजा गलत नहीं था। उसने फ्यू ग्रुप को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भले ही वो कभी कभी अपने फायदे के लिए कंपनी के पैसों में थोड़ी बहुत हेरफेर करती थी, पर मैं हमेशा अपनी आंखें बंद कर लेता था क्योंकि वो काम अच्छा कर रही थी। मेरी उससे सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि वो कंपनी की बॉस होने के साथ साथ मेरी एक वफादार और ईमानदार पत्नी बनकर रहे। पर अफसोस, वो इस एक कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई और जब वो ये नहीं कर सकी तो मेरे लिए उसे बदलकर किसी दूसरे को उस कुर्सी पर बिठाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगली सुबह मैं एक कड़क और वीआईपी बिजनेस सूट पहनकर तैयार हुआ। गाड़ी मुझे सीधे कंपनी के हेडक्वार्टर ले आई। जैसे ही मैंने मीटिंग रूम के बड़े दरवाजे के अंदर कदम रखा, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहाँ बैठे हर एक डायरेक्टर और बड़े अफसर के चेहरे पर एक गजब की मुस्कान थी। मेरे चाचा लोग तो कब से इसी इंतजार में बैठे थे कि कब मैं वापस आऊं और इस गद्दी को संभालूं। अभी मुझे आए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि शैन भी वहाँ पहुँच गई और उसके पीछे पीछे वो चमचा लियू शिंग भी मुंह उठाए चला आया। मैं चेयरमैन की मेन कुर्सी पर खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में कहा, मैं यहाँ उपस्थित सभी बोर्ड मेंबर्स के फैसले का ऐलान करता हूँ। आज से फ्यू ग्रुप के चेयरमैन का पद मैं खुद संभाल रहा हूँ। हमारी पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर शैन को कंपनी के पैसों के घोटाले और धोखाधड़ी के आरोप में तुरंत प्रभाव से सस्पेंड और टर्मिनेट किया जाता है। और रही बात इस असिस्टेंट लियू शिंग की, तो इसकी डिग्री पूरी तरह फर्जी और नकली पाई गई है, इसलिए इसे भी इसी वक्त नौकरी से टर्मिनेट किया जाता है। ये सुनते ही लियू शिंग के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उसकी फर्जी डिग्री का कच्चा चिट्ठा इतनी जल्दी खोल दूंगा। वो कुछ सफाई देने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, पर फर्जी डिग्री शब्द सुनते ही उसका गला ऐसे रुंध गया जैसे किसी ने बत्तख की गर्दन मरोड़ दी हो। वो एक शब्द नहीं बोल पाया। शैन भी ये सुनकर सन्न रह गई। उसने लियू शिंग की तरफ देखा और चिल्लाई, क्या तुम्हारी डिग्री नकली है? लियू शिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो हकलाया, मैम मेरी बात सुनिए, मैं समझाता हूँ। मेरा एडमिशन तो देश के टॉप कॉलेज में हुआ था, पर मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। मैंने कुर्सी से कड़क आवाज में कहा, तुम दोनों को जो भी लव स्टोरी या सफाई देनी है वो बाहर जाकर दो। ये फ्यू ग्रुप की हाई लेवल मीटिंग है। तुम दोनों को नौकरी से निकाला जा चुका है, इसलिए इसी वक्त इज्जत से बाहर दफा हो जाओ। और हाँ शैन, अपनी वो केबिन जितनी जल्दी हो सके खाली कर देना, क्योंकि अब से मैं वहाँ बैठने वाला हूँ। अगर मीटिंग खत्म होने तक तुम्हारा कूड़ा कबाड़ वहाँ से साफ नहीं हुआ तो मैं उसे डस्टबिन में फेंकवा दूंगा। ये कहते ही मैंने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया और उसने उन दोनों को धक्के मारकर मीटिंग रूम से बाहर निकाल दिया। जब मीटिंग खत्म हुई और मैं चेयरमैन के केबिन की तरफ गया तो देखा कि ये दोनों ढीठ अभी भी वहीं मंडरा रहे थे। उन्होंने अपना सामान तक नहीं समेटा था। ये देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने तुरंत अपनी नई सेक्रेटरी से कहा, जरा लड़कों को बुलाओ और इन दोनों का सारा सामान बाहर फेंकवाओ।
मेरी ये नई सेक्रेटरी देश के सबसे बड़े कॉलेज की टॉपर और एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसे मेरे चाचा लोगों ने खास मेरे लिए चुन कर रखा था। मैं लियू शिंग के डेस्क के पास गया और उसकी टेबल को देखते हुए तंज कसा। अरे वाह, तुम दोनों की टेबल इतनी पास पास है तो इन्हें आपस में जोड़ ही क्यों नहीं लेते? और टेबल पर ये सब क्या सजा रखा है भाई? ये सब देखकर तो ऑफिस में आने वाले को यही लगेगा कि शैन के असली पति तुम ही हो। लियू शिंग ने झटके से मेरे हाथ से वो फोटो फ्रेम छीना और गुस्से में बोला, मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। भले ही मैं अभी मैम का पति नहीं हूँ, पर देख लेना, एक दिन मैं उनका पति जरूर बनूंगा। मैंने ठाका मारकर कहा, चलो भगवान करे तुम्हारा ये हसीन सपना सच हो जाए। तभी पास में खड़ी शैन ने अचानक आगे बढ़कर लियू शिंग को पीछे धकेला और चिल्लाई, शुआन, तुम इस लड़के की बकवास पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हें कोई तलाक वलाक नहीं देने वाली और ना ही मैं कभी इस 2 कौड़ी के असिस्टेंट से शादी करूंगी। वो जो मैंने तलाक के पेपर पर साइन किए थे ना, वो तो मैं सिर्फ गुस्से में तुम्हें डराने के लिए कर रही थी। सच कहूँ तो मैंने कभी सपने में भी तुमसे अलग होने का नहीं सोचा था। मुझे समझ आ गया है कि इस बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आज ही इसी वक्त लियू शिंग को नौकरी से निकाल रही हूँ। अब से कंपनी और घर दोनों जगह सिर्फ तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। मैंने उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में हंसा। वाह बेटे वाह, शैन, अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब तलाक होगा या नहीं ये तय करने वाली तुम कोई नहीं होती। और रही बात लियू शिंग को नौकरी से निकालने की, तो उसे मैं पहले ही लात मार चुका हूँ। यहाँ तक कि तुम्हें भी कंपनी से धक्के मारकर निकाला जा चुका है। तो अब तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं बची कि तुम किसी और की नौकरी का फैसला करो। ठीक उसी वक्त मेरी नई सेक्रेटरी लड़कों को लेकर अंदर आ गई और उसने शैन और लियू शिंग की टेबल का सारा सामान बटोरकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। ये देखकर मैंने शैन पर एक और तंज कसा। क्यों शैन, तुम्हें तो हमेशा अपनी काबिलियत पर बड़ा नाज था ना। तुम्हें लगता था कि तुम आज जिस मुकाम पर हो वो सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तो जाओ अब बाहर की दुनिया में जाकर अपनी किस्मत आजमाओ। जरा मैं भी तो देखूं कि बिना शौ परिवार के नाम और पैसे के तुम अपनी इस काबिलियत के दम पर दोबारा इस ऊंचाई तक कैसे पहुंचती हो। ये तो तुम्हारे लिए खुद को साबित करने का सबसे बढ़िया मौका है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जैसे ही उनका सारा सामान गलियारे में फेंकवा दिया गया, शैन के सब्र का बांध टूट गया और वो रोने लगी। शुआन, हमारी 3 साल की शादी का कुछ तो लिहाज करो। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? सिर्फ इसलिए कि मैंने एक नए असिस्टेंट का थोड़ा सा ख्याल रख लिया, तुम मुझसे तलाक ले रहे हो और मुझे अपनी कंपनी से भी बाहर निकाल रहे हो। तुम बहुत जालिम हो। मैंने चिल्लाकर कहा, हाँ, मैं सिर्फ इसी बात के लिए तुमसे तलाक ले रहा हूँ और तुम्हें लात मारकर कंपनी से बाहर निकाल रहा हूँ। शैन, तुम्हारी औकात आज जो भी है ना, वो सिर्फ शुआन की बदौलत है। तुम जो इस फ्यू ग्रुप में शेरनी बनकर राज कर रही थी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरी पत्नी थी। आज तक मैंने तुम्हारी हर गंदी आदत, हर नखरे को बर्दाश्त किया। तुम्हारा वो नियम कि खाना हमेशा अलग बर्तनों में खाया जाएगा, चम्मच हमेशा अलग होगी, यहाँ तक कि दोनों के कपड़े भी अलग अलग वॉशिंग मशीन में धुलेंगे। और तो और रात को करीब आने के लिए भी तुम मुझे खुद को पूरी तरह पैक करने पर मजबूर करती थी। तुम कहती थी कि तुम्हें सफाई की बीमारी है, तो मैंने एक अच्छे पति की तरह तुम्हारी इस सनक को भी झेला। लेकिन मुझे ये समझाओ, जिस औरत को इतनी गंभीर सफाई की बीमारी हो, वो एक मामूली से असिस्टेंट का झूठा चावल कैसे खा सकती है? उसे अपने घर लाकर हमारे पर्सनल बाथरूम में नहाने की इजाजत कैसे दे सकती है? और उसे अपनी वो सफेद नाइट पैंट कैसे पहना सकती है? मैंने ये सारी बातें ऑफिस के गलियारे में कंपनी के सारे कर्मचारियों और बड़े अफसरों के सामने चिल्ला चिल्ला कर साफ कर दी। जो एम्प्लॉइज अब तक शैन और लियू शिंग को बेकसूर समझकर उनके प्रति थोड़ी हमदर्दी दिखा रहे थे, उनकी आंखों के सामने से पर्दा हट गया। अब वो उन दोनों को ऐसी घृणा और हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे जैसे वो कोई गंदे कीड़े हों। कुछ पुराने वफादार अफसरों के चेहरे पर तो धोखा खाने का गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने शैन की आंखों में आंखें डालकर कहा, शैन, सच तो ये है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि तुम कॉर्पोरेट की सीढ़ियां तेजी से चढ़ सको। मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी एक पति पत्नी की नहीं, बल्कि ऑफिस में आकर अटेंडेंस लगाने जैसी थी। चलो, तुम्हारी सफाई वाली नौटंकी को अगर मैं किनारे भी रख दूं, तो मैं मानता हूं कि इन 3 सालों में तुमने कंपनी के लिए काम अच्छा किया, पर बदले में मैंने भी तुम्हें ऐश की जिंदगी और भारी भरकम सैलरी दी है। इसलिए न तो मेरा तुम पर कोई कर्ज है और न तुम्हारा मुझ पर। आज से हमारा हिसाब किताब बिल्कुल बराबर। ये सुनकर शैन का चेहरा बिल्कुल बेजान पड़ गया। अपने ही साथ काम करने वाले कर्मचारियों की ऐसी थूथू और हिकारत भरी नजरें वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी वो बेशर्म लियू शिंग फिर से सीना तानकर बीच में बोला, शुआन, अगर मैम आपसे प्यार नहीं करती थी तो इसमें आपकी ही गलती होगी। आपको अपने अंदर झांकना चाहिए। आप हमेशा इतने रौब में रहते हैं और कभी मैम को प्यार देना नहीं जानते। मैं आपसे बिल्कुल अलग हूँ। मैं मैम की कद्र करता हूँ, उनकी फिक्र करता हूँ, इसीलिए मैम भी मुझे पसंद करती है। उसकी ये बचकानी और बेवकूफाना बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, साले मूर्ख, तेरी और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। तू नीचे से ऊपर उठने की फिराक में है, इसलिए
तू शैन के तलवे चाट रहा है और मैं पहले से ही इस साम्राज्य का राजा हूँ। मुझे किसी के तलवे चाटने की या किसी को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। यही हम दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। लियू शिंग चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो। सच तो ये है कि तुम मैम से कभी प्यार ही नहीं करते थे। सिर्फ मेरा प्यार सच्चा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अगर तुम्हारा प्यार इतना ही सच्चा है तो अब जब कंपनी के पैसों के गबन और घोटाले के आरोप में शैन की सारी संपत्ति जब्त होने वाली है और वो बहुत जल्द जेल की हवा खाने जाने वाली है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम तब भी उसका हाथ थाम कर ऐसे ही उसके साथ खड़े रहोगे। ये सुनते ही लियू शिंग के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हड़बड़ाकर बोला, क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैम की सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, उन्हें जेल होगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ हमें डराने के लिए झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा, तो फिर अपनी इन आंखों से खुद ही देख लेना। अब शैन पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने कंपनी के पैसों में क्या क्या काले कारनामे किए थे, ये बात उसके दिल को अच्छे से पता थी। अगले ही पल शैन ने अपनी सारी इज्जत ताक पर रख दी और सीधे मेरे पैरों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए मेरे हाथ पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी, श्वान प्लीज, हमारी 3 साल की शादी का वास्ता। मैंने इन 3 सालों में दिन रात एक करके तुम्हारी कंपनी को संभाला है, उसका कुछ तो लिहाज करो। मुझे एक मौका दे दो। मुझे जेल नहीं जाना। अगर मैं जेल चली गई तो मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मैंने झटके से अपना हाथ उसके चंगुल से छुड़ाया और कहा, अब मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा शैन। मामला अब मेरे हाथ से निकलकर कानून के पास पहुंच चुका है। हाँ, अगर तुम कंपनी का लूटा हुआ एक एक पैसा और सारी संपत्ति वापस लौटा दो तो शायद कोर्ट तुम्हारी सजा थोड़ी कम कर दे। शैन रोते हुए बोली, लेकिन वो सारे पैसे तो मैंने अलग अलग बिजनेस और शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए थे और वहाँ मुझे भारी नुकसान हो गया। वो सारे पैसे डूब चुके हैं। अब अगर मैं अपनी नाम की सारी प्रॉपर्टी भी बेच दूं ना तो भी कंपनी का पूरा कर्ज नहीं चुक पाएगा। मैंने मुस्कुराकर लियू शिंग की तरफ देखा। अरे, तो फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारे पास तुम्हारा ये सच्चा प्रेमी है ना, इससे कहो ये तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम कर देगा। लियू शिंग तुरंत पीछे हटा और हाथ जोड़कर चिल्लाया, अरे भाई, मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? मैं तो एक मामूली नौकरी पेशा बंदा हूँ। मुझे तो यहाँ काम करते हुए महीना भर भी नहीं हुआ। अभी तक तो मेरी पहली सैलरी भी नहीं आई है। मैम, क्या ये सच कह रहा है? मामला वाकई इतना गंभीर है या ये सिर्फ आपको डरा रहा है? लियू शिंग ने शैन का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की। उठिए मैम, इसके आगे घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। जमीन बहुत ठंडी है। पर शैन ने गुस्से में उसे झटक दिया। दूर हट मुझसे बेशरम। फिर वो मेरी तरफ गिड़गिड़ाई, श्वान, मैं अपनी सारी बची कुची संपत्ति कंपनी के नाम कर दूंगी और जो बाकी का पैसा बचेगा वो मैं धीरे धीरे कमाकर चुका दूंगी। मैं सच कह रही हूँ। मुझे जेल मत भेजो। मुझे खुद को सुधारने का एक आखिरी मौका दे दो। ये सुनकर मैंने बेहद ठंडे और कड़क लहजे में कहा, अच्छा, तो जब तुमने मेरे सारे बैंक कार्ड्स ब्लॉक करवाए थे और मैं उस होटल में बिल नहीं दे पा रहा था, तब क्या तुमने एक पल के लिए भी सोचा था कि पुलिस मुझे बिना पैसे दिए भागने या धोखाधड़ी के आरोप में जेल में डाल सकती है? वो रोते हुए बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा सबक सिखाना चाहती थी। और वैसे भी भले ही मैंने कार्ड ब्लॉक कर दिए थे, पर आखिरकार तुमने बिल तो चुका ही दिया ना। तुम्हारे इतने सारे अमीर दोस्त हैं, कोई न कोई रास्ता तो निकलना ही था। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, श्वान की जिंदगी का वो सबसे काला दिन था जब एक मामूली वेटर ने मुझे चोरों की तरह देखा और पुलिस मुझे थाने ले गई। तुमने सरेआम मेरी इज्जत का कबाड़ा कर दिया और अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। यहाँ मेरे सामने रोने धोने से बेहतर है कि तुम अपने लिए कोई बहुत महंगा और शातिर वकील ढूंढो ताकि तुम्हारी जेल की सजा कुछ साल कम हो सके। शैन बेदम होकर वही फर्श पर बैठ गई क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब मेरे दिल में उसके लिए दया की कोई जगह नहीं बची है। लियू शिंग उसके पास घुटनों के बल बैठा और बोला, मैम, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। मुझे पता है आप बहुत काबिल हैं। आप इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगी। शैन ने रोते हुए लियू शिंग का हाथ ऐसे पकड़ा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वो बोली, लियू शिंग, अगर आज मेरे पास ये धन दौलत, कोठी गाड़ी और ये बड़ी नौकरी कुछ भी न रहे तो क्या तुम तभी मेरे साथ खड़े रहोगे? लियू शिंग ने तुरंत पासा पलटते हुए कहा, मैम, बिल्कुल, मैं तो आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। शैन ने कहा, ठीक है, तो एक काम करो, मैंने तुम्हें जितने भी महंगे गहने, घड़ियां और डिजाइनर कपड़े गिफ्ट किए थे वो सब बाजार में बेच दो और उससे जो पैसे आए वो मेरा कर्ज चुकाने में लगा दो। और हाँ, अब मेरा बंगला तो सील हो चुका है तो मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। आज से मैं तुम्हारे उसी छोटे वाले कमरे में तुम्हारे साथ रहूंगी। लियू शिंग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी हंसी गायब हो गई। वो बोला, मैम, आप मजाक कर रही है क्या? जो चीजें आपने मुझे गिफ्ट कर दी वो अब आप वापस कैसे मांग सकती हैं? और रही बात मेरे कमरे की, तो वो इतना छोटा सा है कि वहाँ 2 लोगों के पैर रखने की भी जगह नहीं है। भले ही आपकी सारी प्रॉपर्टी सील हो गई हो, पर आपके माता पिता के नाम पर तो बहुत सारी जायदाद होगी ना। हम चलकर उनके घर पर ऐश से रहेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हर मुश्किल में आपके साथ हूँ। ये सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और ठाका मारकर हंसा। वाह रे चमचे, उसके माँ बाप के घर की सोच रहा है। तेरी जानकारी के लिए बता दूं,
उसके माँ बाप ने भी जो संपत्ति बनाई थी वो सब इसी फ्यू ग्रुप के पैसों का घोटाला करके बनाई थी, इसलिए उस प्रॉपर्टी के बचने की उम्मीद तो पालना ही मत। शैन अब पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है, जिसके सिर पर करोड़ों का कर्ज है। ये सुनते ही लियू शिंग ने शैन का हाथ छोड़ दिया। शैन सन्न रह गई। उसने पूछा, लियू शिंग, तुम्हारे इस बर्ताव का क्या मतलब है? तुमने तो अभी कहा था कि चाहे मेरे पास कुछ भी न रहे, तुम मेरे साथ मिलकर दोबारा अपना साम्राज्य खड़ा करोगे। लियू शिंग तुरंत अपनी औकात पर आ गया। वो गुस्से में चिल्लाकर खड़ा हुआ, अरे जाओ यार, तुम्हारे सिर पर करोड़ों का कर्ज है, कंपनी से तुम्हें लात मारकर निकाल दिया गया है, खाक दोबारा साम्राज्य खड़ा करोगी तुम? मैं तो तुम्हें कोई बड़ा रईस और दबंग बॉस समझ रहा था, पर तुम तो खुद एक मर्द के टुकड़ों पर पलने वाली लालची औरत निकली। तुमने तो मेरा इतना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। जब तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं थी तो इतना सज धज कर रौब क्यों झाड़ती थी भाई? कंपनी में ऐसे घूमती थी जैसे पूरे फ्यू ग्रुप की मालकिन तुम ही हो। शैन ने फटी आंखों से उसे देखा और वो भी धीरे धीरे जमीन से खड़ी हुई। लियू शिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? तो इसका मतलब तुम्हारी वो सारी मीठी बातें, वो परवाह, वो प्यार, वो सब सिर्फ मेरे पैसे और इस कुर्सी के लिए था? लियू शिंग ने कमर पर हाथ रखा और बड़े घमंड से बोला, तो और क्या? इस दुनिया में कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो किसी रईस और रसूखदार औरत के तलवे न चाटना चाहे? इस दुनिया में कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो किसी अमीर और रसूखदार औरत के साथ अपनी किस्मत न चमकाना चाहे? हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ सेट हो जाए, ऐश की जिंदगी मिले। मैं ठहरा जवान, स्मार्ट और हैंडसम लड़का, तो जाहिर सी बात है कि मैं किसी हाई क्लास सोसाइटी की औरत को ही डिजर्व करता हूँ। मुझे लगा था कि तुम जैसी बड़ी बॉस के साथ रहकर मेरी किस्मत चमक जाएगी, आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाऊंगा, पर तुम तो खुद कंगाल हो चुकी हो। अब जब तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं बची तो मैं तुम्हारे साथ रहकर सड़कों पर धक्के क्यों खाऊं भाई? एक बार इंसान के खराब दिन शुरू होना तो मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं लेती। मुझे तो ऐसी औरत चाहिए थी जिसके पास अनलिमिटेड पैसों वाला ब्लैक कार हो, जिसे मैं जितना चाहूँ उतना उड़ा सकूं। मुझे तुम जैसी औरत नहीं चाहिए जो खुद एक मर्द के टुकड़ों पर पलकर ऊपर पहुंची हो और ऊपर पहुंचते ही उसी का पैर काट दिया हो। तुम जैसी एहसान फरामोश औरत के साथ रहने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लियू शिंग ने सरेआम सबके सामने शैन की इज्जत का ऐसा कबाड़ा किया कि वो शर्म और गुस्से के मारे पानी पानी हो गई। उसका पूरा चेहरा तमतमा उठा। उसने आपा खो दिया और चीखते हुए लियू शिंग के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। साले धोखेबाज, मक्कार इंसान, मैंने तेरी वजह से अपनी पूरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर ली और तू मुझे ही आंखें दिखा रहा है। लियू शिंग ने अपना गाल सहलाते हुए कहा, अरे जाओ जाओ, बड़े आए मक्कार बोलने वाले। तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? आज तक जितने भी गहने और घड़ियां तुमने मुझे गिफ्ट की है ना, उन सब की कीमत मिलाकर भी 10 लाख रुपए नहीं होगी। इतनी कंजूस औरत हो तुम। ये सुनकर शैन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आव देखा न ताव सीधे लियू शिंग की गर्दन दबोच ली और उसे पीछे ढकेल दिया। बेशरम, नामर्दों की औलाद, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले ही पल वो दोनों ऑफिस के गलियारे में ही एक दूसरे के बाल नोचने लगे और लात घूंसों की बरसात शुरू हो गई। शैन ने लियू शिंग को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो सीधे जमीन पर गिरा और उसके सिर पर गहरी चोट लग गई। तमाशा बढ़ता देख मैंने तुरंत अपने गार्ड्स को इशारा किया। उन्होंने लियू शिंग को वहाँ से उठाया और सीधे अस्पताल पहुँचाया। और रही बात शैन की, तो पुलिस पहले से ही वहाँ मौजूद थी। उन्होंने सरेआम मारपीट और जानलेवा हमले के आरोप में शैन के हाथों में हथकड़ी पहनाई और उसे थाने ले गए। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद हमारे तलाक का कानूनी प्रोसेस पूरा हो गया और हमें कोर्ट से तलाक की डिक्री मिल गई। इसी के साथ शैन के ऊपर जो कंपनी के पैसों के गबन और घोटाले का केस चल रहा था, उसकी जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई। कानून ने शैन की बची कुची जितनी भी जायदाद और गाड़ियां थी वो सब नीलाम करके कंपनी के नुकसान की भरपाई में लगा दी। पर जैसा कि उसने खुद कहा था, कर्ज इतना ज्यादा था कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी वो पूरा नहीं हो पाया। आखिरकार अदालत ने उसे धोखाधड़ी और सरकारी पैसों की हेराफेरी के जुर्म में सीधे 3 साल की कड़क जेल की सजा सुना दी। रही बात उस चमचे लियू शिंग की, तो मार्केट में नाम ब्लैकलिस्ट होने की वजह से उसे पूरे शहर में कहीं चपरासी की नौकरी भी नसीब नहीं हुई। सुना है आखिरकार थक हार कर उसके माँ बाप उसे वापस अपने गांव ले गए। वहाँ उसकी शादी किसी गांव की दबंग और अमीर जमींदार औरत से करवा दी गई, जो उम्र में उससे काफी बड़ी थी। अब वो साला शहर का बाबू बनकर घूमने वाला लड़का गांव में रहकर उस औरत के पहले पति के बच्चों का सौतेला बाप बनकर उनके डायपर बदल रहा है और उसकी डांट खा रहा है। धीरे धीरे वक्त गुजरा और मैं भी तलाक के उस दलदल और पुरानी कड़वी यादों से पूरी तरह बाहर आ गया। एक दिन मेरे स्कूल के दोस्तों का एक रियूनियन था, जहां मेरी मुलाकात मेरी हाई स्कूल की एक पुरानी दोस्त से हुई। वो बहुत ही पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की थी, जो फिलहाल वॉल स्ट्रीट में एक बहुत बड़े ऊंचे पद पर काम कर रही थी, यानी असली मायनों में एक कामयाब और समझदार महिला। हम दोनों में दोबारा बातचीत शुरू हुई, दोस्ती प्यार में बदली और फिर हमने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर ली।
वक्त का पहिया घूमता रहा और आज इस बात को पूरे 3 साल बीत चुके हैं। मेरी नई पत्नी इस समय 8 महीने की प्रेग्नेंट है और हमारा बच्चा बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है। एक दिन मैं और मेरी पत्नी बाजार में बच्चों के कपड़े और खिलौनों की एक बड़ी दुकान में गए हुए थे। हम दोनों होने वाले बच्चे के लिए खिलौने और जरूरी सामान चुन रहे थे। जैसे ही हम सामान लेकर दुकान के मेन गेट से बाहर निकले, अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे कूड़ा बीनने वाले एक शख्स पर पड़ी। मैले कुचाले कपड़े, बिखरे हुए बाल और हाथ में एक गंदी बोरी लिए वो सड़क पर पड़े प्लास्टिक के कप और बोतलें समेट रही थी। जब मैंने गौर से देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि 3 साल बाद जेल से छूटी हुई शैन थी। उसकी हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। ठीक उसी पल शैन की नजर भी मुझ पर पड़ी। हम दोनों की आंखें आपस में मिली। उसने मेरे हाथ में पकड़े बच्चों के सामान को देखा, फिर उसकी नजर मेरी पत्नी के उभरे हुए पेट पर गई। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि मेरी जिंदगी अब कितनी खुशहाल और पूरी हो चुकी है। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, उसके होंठ कपक पाए, पर शायद अपनी इस हालत को देखकर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो मुझसे एक भी शब्द कह सके। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली और चुपचाप खड़ी रही। मेरी पत्नी ने जब मुझे उस तरफ देखते हुए पाया तो उसने धीरे से मेरा हाथ दबाया और पूछा, क्या हुआ डियर? क्या तुम उसे जानते हो? मैंने एक ठंडी सांस ली, शैन की तरफ से अपना मुंह मोड़ा, अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। चलो अब घर चलते हैं। अगर आपका भी अपनी जिंदगी में ऐसे सांपों से पाला पड़ा है तो कमेंट में उसके लिए कुछ तारीफ जरूर लिखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।